हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को भरपूर समय दे रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी के लिए जी जान से लगे होंगे। आपकी तैयारी को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि हमने कहा है कि हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, एग्जाम के दिन तक आपके साथ हैं। आज हमने 2013 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, में कुछ लोगों को जानकारी दे दूं, 2009, 10, 11, 12 हमने पहले कर लिया है। यह है 2013 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आइए शुरू करते हैं एक एक करके सभी सवालों के जवाब, न केवल जवाब बल्कि उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ उससे मिलती जुलती अगर कोई ऑब्जेक्टिव और होने की संभावना होगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए तैयार होते हैं और करते हैं एक एक करके सभी सवालों के जवाब। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। अरे यार, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय पदार्थ के सवाल जवाब देने से पहले मैं आपको एक गेस क्वेश्चन बताना चाहता हूं। याद रखिए, इस बार की संभावना बनेगी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये आप घर पे करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बहुत बार ऐसा हुआ कि इस साल आया, अगले साल आया, अगले साल आया, मैंने एकदम लगातार भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर घर पे बनाएंगे। हाँ, अब रही बात इस सवाल के जवाब। तो क्रिस्टलीय ठोस का क्या मतलब होता है? वह ठोस जिसके घटक कण जो होते हैं एकदम अरेंज होते हैं, सजे होते हैं, एकदम सजावट में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस के घटक कण जो होते हैं थोड़े अव्यवस्थित होते हैं, बिखरे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये बताइए, देख करके कैसे पता लगाएंगे कि हीरा के जो घटक कण है बिखरे हुए हैं कि सजे हुए हैं, ग्रेफाइट के कण बिखरे हुए कि सजे हुए हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, पूरा तो पदार्थ क्रिस्टलीय ही क्रिस्टलीय है, कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं जो अक्रिस्टलीय हैं। तो आप कुछ अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वहां पर एक कांच दिखाई दे रहा होगा आपको, कांच है, जैसे पीवीसी। इसके अलावा जो पॉलीमर्स होते हैं जनरली, बहुलक जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय होते हैं। तो इस तरह से यहां पर एक इसमें से दिया हुआ कांच, जो कि क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ही पदार्थ का चुनाव करना था। अतः पहले सवाल का छोटा सा प्यारा सा जवाब हो गया कांच। दूसरा ये, अच्छा, कांच से संबंधित एक क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। फिर है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है? तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके सबकी जांच करेंगे। K2SO4, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2K प्लस SO4 माइनस माइनस, और इस तरह से I का वैल्यू हो गया, काउंट करिए, 2 आयन यहाँ और एक ये 3 हुआ। फिर उसके बाद NaCl है, पहले भी बताए हुए हैं, सेम ही सवाल है, रिपीटेड है, NaCl माइनस है, I का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। और दोस्त, ये जो है ना यूरिया है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आयन के रूप में नहीं टूटने वाला। ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये आयन के रूप में नहीं टूटने वाला। तो जिसके लिए I का वैल्यू, भांटा गुणांक कहते हैं, जिसके लिए I का वैल्यू ज्यादा होता है उसके लिए हिमांक का अवनमन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 2 तो ये है, देखिए, एक I के लिए वैल्यू 3 है और एक I का वैल्यू 2 है। तो किसके लिए 3 है? पहले के लिए। इसका मतलब कि हिमांक का अवनमन जो होगा K2SO4 पोटेशियम जो ये सल्फेट है, इसका ज्यादा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। कोई भी अगर दिया जाए इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो उसके I का जो वैल्यू है वो निकाल लेना है। कुछ नहीं, उसको आप कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट आयनों में तोड़ने की कोशिश करिएगा, और जितना आयन में टूटेगा वही I का वैल्यू होगा। जितना ही ज्यादा आयन का वैल्यू होगा उतना ही जो आपका ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है उतना ही ज्यादा होता है। अब आइए, किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, मोलरता माने क्या? विलेय का मोल बटा बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो बहुत ही सिंपल है, अब जरा देखिएगा, बहुत सिंपल है। मैं यहां तीसरा का आपको हिंट्स दे रहा हूं। देखिए, एक बिलियन है, कितना है भाई? तो ये बिलियन है, बोलिए 200 ml। तो 200 ml को लीटर में बदल दीजिए आप, 200 बटा आप क्या कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, इतना लीटर हो गया। चलिए ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा। अब देखते हैं कि हमारे पास है 2 ग्राम इसमें घुला हुआ NaOH, ये 2 ग्राम है NaOH।
तो इसका मोल निकालिएगा ना, तो मोल निकालें कि 2 ग्राम बटा इसका मोलर द्रव्यमान, तो मोलर कितना होगा बताइए? ये होता है 23 + 16 ऑक्सीजन के लिए प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, कितना हुआ 40। तो 2 ग्राम बराबर कितना हुआ 2/40 मोल हो गया। तो क्या है फार्मूला? विलेय का मोल बटा बिलियन का आयतन वो भी लीटर में, तो इसलिए मोलरता कितनी हो गई? मोलरता हो गया आपका विलेय का मोल 2/40 बिलियन का आयतन कितना है 200/1000। आप 2 बटा करेंगे, मैं काट क्यों नहीं रही, काट ले अपने से काट दे, सब काम हम ही करें, आप भी तो कुछ करिए। सॉरी 1000 है 200 का, अब काट दे रहे हैं। देखिए आपकी इच्छा पूरी कर दिया हमने, 0 से 0 कट गया और 2 दूनी के 4 हो गया, ये हो गया कितना 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 ना, 0.25। तो जरा देखिए तो 0.25 m कहीं लिखा हुआ है? m तो नहीं लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था, लेकिन इस तरह से 0.25 इसका सही जवाब हो गया। तो कैसे निकाला हमने? मोलरता निकालना है विलेय का मोल, जो पदार्थ घुला हुआ डीजल पदार्थ है जिसको सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट का जो मोल है, अब भाग दे दिया हमने टोटल जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम से। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था उसको लीटर में बदल लिया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। लिखा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स मैं इसको मिटाना चाहूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड है, यहां पर आप एक बात याद रखेंगे, द्रवित का मतलब इसमें इसको पिघला हुआ मोल्टेन कहेंगे, मोल्टेन NaCl, मतलब आपने इसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है, याद रखिएगा। अगर ये रहा था कि जलीय अगर NaCl है तो उसका जवाब कुछ और होता, ये मोल्टेन NaCl है तो जवाब कुछ और होगा, पिघला हुआ NaCl। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसमें कैथोड एनोड डाल करके, तो अगर ये मान लीजिए कैथोड है तो आप याद रखिएगा कैथोड पर कैटायन आते हैं। कैथोड पर कौन आएंगे? कैटायन। कैटायन का मतलब जिस पे प्लस आवेश वाला हो, तो किस पे प्लस आवेश होगा जरा देखिए, NaCl को तोड़ करके देखिए क्या होता है। NaCl जब टूटेगा तो Na+ और Cl- आएगा, तो ये आपका कैटायन हुआ। ये कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, आप एकदम मोल्टेन है, पिघला हुआ है, मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं है। स्टूडेंट्स अगर वो जलीय होता तो जवाब कुछ और होता, ये पिघला हुआ है, मोल्टेन है, तो ये NaCl टूटा और टूट के दिया Na+ Cl-, तो जो कैटायन है ना, ये Na कैटायन माने धनायन जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको धनायन। तो जो धनायन होते हैं ये कहाँ जाते हैं? कैथोड पर चले जाते हैं। तो धनायन इसमें कौन बना? Na+, मतलब जो सोडियम है ना वो प्राप्त होगा कहाँ पे? तो कैथोड पर। इसमें कहाँ है सोडियम चॉइस? बी चॉइस जो है सोडियम है। और इस तरह से आप याद रखिएगा कोई भी सब्सटेंस अगर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे कौन जाते हैं? कैटायन जात के डिपोजिट हो जाते हैं और वहाँ पर मेटल के रूप में बदल जाते हैं, मतलब जो धातु के आयन होते हैं वो धातु के रूप में बदल जाते हैं। हाँ, अगर इसमें रहता, अगर ये जलीय कर दिया जाता तो इसमें एगो H+ भी उत्पन्न होता और Na+ भी उत्पन्न होता, और जो H+ है ना वो तेजी से जा करके अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है, तो उसका जवाब हाइड्रोजन हो जाता। लेकिन जलीय नहीं होने की वजह से इसका जवाब हाइड्रोजन नहीं हुआ, इस बात को जरूर नोट करेंगे। अब उसके बाद है ये फिर छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं बना देता हूं, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम, उसी को 1 फैराडे बोलते हैं ना, 96,500 कूलम को, कूलम विद्युत आवेश किसी फोर्स के विलय से गुजारा जा रहा है। देखो दोस्त, CuSO4 है, आपने गुजार दिया तो Cu++ और SO4 के रूप में ये डिकम्पोज होगा, बोलिए। अब देखिए कि Cu++ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो कपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना फैराडे? 2 फैराडे। 2 फैराडे से कितना ग्राम? 1 मोल, यही ना रूल है। ये 1 मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए। 1 मोल का मतलब कितना होता है बताइए? 1 मोल, इसका मतलब आप सीधे समझिए कि ये होता कितना? तो 60, याद रखना होगा 63.5 ग्राम 1 मोल का द्रव्यमान होता है। तो 2 फैराडे से इतना मिलेगा। तो अगर हमारे पास 1 फैराडे हो जाए, इसलिए
1 फैराडे से, तो इसमें 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 63.5/2। ये आ गया आपका कितना, तो 2 3 6 हो गया, और फिर आप देख रहे हैं 2 एकम 2 2 7 14, लगता है यही आ जाएगा आंसर। इसका बी जो है इतना ग्राम, किसके लिए, तो 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब कितना होता है, 96,500। इसका मतलब 96,500 कूलम से 31.7 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई भी दिया जाएगा उसको तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देख लेना, इसका मास कितना होता है, एटॉमिक जो द्रव्यमान होता है वो कितना है, तो ये है 63 ये याद रखना होगा, 63.5 ग्राम है। तो 2 फैराडे से 63.5 ग्राम, तो 1 फैराडे से डिवाइड हो गया 2 से, 31 हो गया 76 के आसपास। तो 1 फैराडे का मतलब है ना 96,500 कूलम हो गया। तो इस तरह से जवाब हो गया इसका 96,500 कूलम से प्राप्त कितना होगा हमको, 31.67 ग्राम। अब आइए 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। कल्पना करिए कि आपको AlCl3 दिया गया था, AlCl3, तो इसको तोड़िए, अल्युमिनियम पर 3+, 3Cl-, तो अल्युमिनियम कितना होगा, तो 3+ का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हो जाएगा अल्युमिनियम कितना फैराडे, 3 फैराडे से, ये होता है मान लीजिए 27 ग्राम। तो अगर कहा जाता है कि 1 फैराडे माने 96,500 से कितना होता, तो 1 फैराडे से कितना हो जाता, तो 27/3 बराबर 9 ग्राम। इसका मतलब कि 96,500 कूलम AlCl3 के सोल्यूशन से गुजार दीजिएगा तो अल्युमिनियम कैथोड पर कितना मिलेगा, 9 ग्राम। इस चीज को समझना होगा आप लोगों को। इस तरह के आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, अथवा इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया CaSO4 लिया होता, तो तोड़ के देखते हैं Ca++ और SO4-। तो अब देख रहे हैं कि Ca पर 2 प्लस हुआ, SO4 पर माइनस हुआ, तो इसको हो गया सॉरी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना जी, तो हुए Ca का मतलब कितना हो गया, ये 40। तो 2 फैराडे से कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो 1 फैराडे से कितना, 3 फैराडे, 5 फैराडे, जितना फैराडे का निकालना होता निकाल लेते, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये बहुत इजी पेपर था स्टूडेंट, 2013 का पेपर है, ये बेहद ही इजी पेपर है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखें तो। देखिए अभिक्रिया के लिए एक दिया गया है ये वेग समीकरण। दोस्त यहाँ लिखा हुआ वेग बराबर के a के पावर स्क्वायर है और b के पावर कुछ नहीं 1 है। इसको बोलते हैं वेग समीकरण। याद रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। वेग समीकरण जो होता है, इस समीकरण में जो भी पावर होते हैं ना, पावर उसको जोड़ देते हैं और उसी का अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि, वेग नियम समीकरण के जो पावर है उसके घात को जोड़ देंगे, प्रतिकारकों के सांद्रताओं के घातों का जोगफल, तो 2 + 1 = 3। इस तरह से इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो 3 होगी। और देखिए कहाँ पे चॉइस है, ये हो गया 3। अब आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए वो प्रकृति में कौन सी धातु पाया जाएगा, वही धातु पाया जाएगा जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील हो। मुक्त अवस्था में जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं तो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, तो जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो रिएक्टिव होते हैं ना हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो जरा देखिए ये सोडियम, पोटेशियम, लोहा वगैरह सब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। सोना जो होता है ना इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए सोना यहाँ पर मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। अब आते हैं निम्न में से कौन से हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। तो आपको इधर आदि होगा फार्मूला FON, ये केवल 3 ही एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जरा देखिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, HCl में H है और Cl है, तो Cl तो नहीं बनाता ना, तो कंफर्म हो गया कि नहीं बनाएगा, इसमें फ्लोरीन बनाएगा। याद रखिएगा ये ट्रिक है। FON केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। उसके बाद है हीलियम का मुख्य स्रोत। तो दोस्त याद रखिएगा कि हीलियम का जो मेन जो स्रोत है, मुख्य जो स्रोत हैं वो होते हैं उसके
अयस्क होते हैं कुछ, और अयस्कों में मुख्य रूप से 2 अयस्क हैं। एक का नाम आप याद रखें पिंचब्लेंड, और दूसरे का नाम याद रखिएगा मोनाजाइट। ये रेडियो एक्टिव अयस्क हैं, तो पिंचब्लेंड और मोनाजाइट। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक गैस में भी मिलता है, नेचुरल जो गैसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर चॉइस में दिया हुआ मोनाजाइट। आप देख रहे हैं, तो मोनाजाइट इसका सही जवाब होगा। याद रखना है कि मोनाजाइट इसका क्या है, एक अयस्क का नाम है, और का नाम। पिंचब्लेंड भी याद रख लेना है, पिंचब्लेंड और मोनाजाइट। और निम्न में से कौन से जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो दोस्त प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में पहले भी मैंने बताया है, संभवतः ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसके अंत में अनपेयर इलेक्ट्रॉन और किसमें नहीं है। तो देखिए, अगर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो इसको प्रतिचुंबकीय माने डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब देखिए, एक एक करके सबका चेक करना होगा। कोबाल्ट होता है 27, तो 27 का मतलब होता है 3d7 4s2। दोस्त इस पे 2 प्लस का मतलब हो गया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, गायब हो गए, इसमें एक भी नहीं। तो जरा देखिए तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। जैसे 10 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 में से 7 है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अनुचुंबकीय कंफर्म हो गया। ये कैसा है? तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक माने अनुचुंबकीय है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो कोबाल्ट के बाद है निकेल। निकेल कितने होते हैं? 28 होता है। तो 28 का मतलब क्या होगा? 3d8 और 4s2। तो 4s2 इसमें 2 प्लस इस पे भी है, तो यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तभी कोई बात नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 की क्षमता और 8 है तो जाहिर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद क्या है? तो Cu++ है। जरा ध्यान से देखेंगे, कॉपर 29, ये होता है 3d10 और 4s1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर 9 बचेगा, तो 10 में से 9 है ना, तो एगो तो यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संभावना है, मतलब ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। Zn आइए, Zn होता है 30, तो Zn होता है 3d10 और 4s2 होता है। तो दोस्त अगर 2 प्लस अगर इस पर दे भी दें, 2 प्लस दे भी दे तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये खत्म हो गया। लेकिन डी में तो अभी भी कितने हैं? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया? ये डायमैग्नेटिक हो गया, पूरा भरा हुआ है ना, कोई भी ऑर्बिटल इसका जो है खाली नहीं है, सबके सब पेयर होंगे डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? Zn हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी पेपर था स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होगी। इसमें क्लियर कहीं लगे कि ना कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बोल देंगे, आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उसके लिए एक बार फिर से कोशिश करूँगा आपको बता दूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले वर्ष के साथ, 2013 के बाद 2014 के बाद 14 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।